आइए खबरों की करते हैं शुरुआत। सुपर पावर अमेरिका और रूस के महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। युद्ध की आग यूरोप से एशिया तक भड़कने की बारूदी बिसात बिछ चुकी है। यूरोप में रूस की सीमा पर नाटो देशों का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। युद्धाभ्यास रूस के समर्थन वाले ट्रांसनिस्ट्रिया और के करीब किया जा रहा है और यूरोप में रूस को अमेरिका घेर रहा है तो पुतिन ने दोहरी परमाणु अग्नि वाली चेतावनी जारी कर दी है। एशिया में दक्षिण कोरिया और जापान के नजदीक रूस ने परमाणु बॉम्बर भेज दिए, साथ ही परमाणु आईसीबीएम लॉन्च करके विनाश के संकेत दे दिए। देखिए कैसे यूरोप से एशिया तक 6000 किलोमीटर का परमाणु चक्रव्यूह बनाया गया है और कैसे एक चिंगारी से महासंग्राम शुरू हो सकता है। महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। नेटो सेनाओं ने रूस की घेराबंदी कर दी है। पुतिन के आदेश पर परमाणु घात लग चुकी है। अमेरिका, उसके सहयोगी और यूरोप परमाणु चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। रूस के पड़ोसी देश मोल्दोवा में नेटो सेनाओं ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नेटो देशों की सेनाएं रूस के मॉक टारगेट पर हमले कर रही हैं। पुतिन के संकेत पर बेलारूस ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। लुकाशेंको के आदेश पर सेना पोलैंड बॉर्डर पहुंच चुकी है। जापान के नजदीक कामचत्का बेस के कुरा मिसाइल टेस्ट रेंज से रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी। जापान सागर में दक्षिण कोरिया और जापान के करीब रूस के परमाणु बॉम्बर गश्त लगा रहे हैं। इनके साथ ही सुखोई विमान भी मिसाइलों के साथ तैयार है। पुतिन गठबंधन के साथ किम जोंग ने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर दी है। रूस और उत्तर कोरिया की कार्रवाई को देखते हुए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस तरह धरती के दो महाद्वीपों यानी यूरोप और एशिया तक अर्धगोलाकार बारूदी व्यूह तैयार हो चुका है और इस बारूदी ढेर में किसी चूक की एक चिंगारी लगी तो 6000 किलोमीटर का ये क्षेत्र महाविनाशक बन जाएगा। ये तस्वीरें रूस के करीबी देश मोल्दोवा से आई है। अमेरिका और रोमानिया की सेनाओं ने मोल्दोवा में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। उन्नीस दिन दोनों नेटो देश मोल्दोवा में युद्धाभ्यास करेंगे। इसको JCET 2024 यानी जॉइंट कॉम्बैट एक्सचेंज ट्रेनिंग 2024 नाम दिया गया है। यूक्रेन के बाद मोल्दोवा रूस का सबसे अहम टारगेट है और ये युद्धाभ्यास रूस को चुनौती है। मोल्दोवा नेटो का सदस्य देश नहीं है। मोल्दोवा खुद को निरपेक्ष देश कहता है, लेकिन मोल्दोवा में नेटो सेनाओं के युद्धाभ्यास के बाद निरपेक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका और रोमानिया की सेना ट्रांसनिस्ट्रिया के नजदीक युद्धाभ्यास कर रही है। ट्रांसनिस्ट्रिया रूस में विलय का आवेदन कर चुका है। यानी रूस के विस्तार पर अवरोध लगाने के लिए मोल्दोवा में नेटो सेना उतार दी गई है। रूस की सीमा पर युद्ध का मोर्चा खुलते ही पुतिन ने भी नेटो की घेराबंदी शुरू कर दी। बेलारूस की सेना पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। 33
बेलारूस की सेना पोलैंड बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर तैनात है। सुवाल्की गैप के नजदीक ग्रोदनो शहर के सैन्य बेस पर बेलारूस का युद्धाभ्यास जारी है। बेलारूस बड़े युद्ध की तैयारी में है, ये ऐलान राष्ट्रपति लुकाशेंको कर चुके हैं। नेटो को जवाब देने के लिए पुतिन ने यूरोप में गठबंधन के साथ ही बेलारूस को सक्रिय कर दिया है और एशिया में अमेरिकी गठबंधन के साथियों की परमाणु घेराबंदी कर दी है। रूस के परमाणु बॉम्बर दक्षिण कोरिया और जापान के नजदीक तैनात हैं। और रूस के कामाचका बेस से 2 Tu-95MS परमाणु बॉम्बर और 4 Su-30SM ने उड़ान भरी। ये जापान सागर के ऊपर मंडराने लगे। फाइटर जेट्स और परमाणु बॉम्ब के 10 घंटे तक जापान सागर पर उड़ने की खबरें आई और रूस के विनाशक बॉम्बर जापान से महज 480 किलोमीटर दूर मंडराने लगे। दक्षिण कोरिया से इस वायुसेना ब्रिगेड की दूरी 500 किलोमीटर थी। सभी बॉम्बर परमाणु मिसाइल के साथ उड़ान भर रहे थे। Su-30SM पर भी परमाणु हथियार लोड किए गए थे। रूस की हलचल से दक्षिण कोरिया में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए गए। जापान ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम स्पेशल अलर्ट पर रखे हैं। जापान सागर के नजदीक कामचत्का बेस से रूस ने सिर्फ परमाणु बॉम्बर ही नहीं उड़ाए हैं, बल्कि यहां से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी किया गया है। रूस के साथ साथ गठबंधन के साथी नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइल फायर की है। नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 16B इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। किम जोंग हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के अंतिम चरण में है। हवासोंग 16B हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल जापान सागर में फायर की गई। 650 किलोमीटर की उड़ान के बाद यह जापान के नजदीक समंदर में गिरी। यूरोप से एशिया तक महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। जैसे यूरोप में अमेरिका रूस को घेर रहा है, वैसे ही रूस एशिया में उसके सहयोगियों को परमाणु व्यूह में घेर रहा है। रूस की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने जेजू द्वीप पर परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका के B-52H परमाणु बॉम्बर, दक्षिण कोरिया के F-16 फाइटर जेट और जापान के F-2 फाइटर जेट युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। नेटो ने यूरोप और एशिया में रूस से लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो ने रूस के पड़ोसी देशों में हथियारों की तैनाती तेज कर दी है। नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। यूक्रेन को 8.5 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय मदद का ऐलान किया गया है। एक निश्चित अवधि में यूक्रेन को इतनी रकम के हथियार मुहैया कराए जाएंगे। अमेरिका की कोशिश है कि यूक्रेन को शक्ति आपूर्ति करके रूस को युद्ध में उलझाए रखा जाए और इसी बीच लंबे युद्ध के लिए रूस की सीमाओं के नजदीक नेटो की हथियार तैनाती कर दी जाए। रूस और नेटो का युद्ध निश्चित हो चुका है और उसकी भूमिका तैयार हो चुकी है। अगर रूस नेटो में टकराव हुआ तो यह यूरोप तक सीमित नहीं होगा। इसकी आग कोरिया और जापान तक पहुंचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। और युद्ध भूमि में विनाश की ज्वाला बहुत भयावह हो गई है। तबाही का क्षेत्रफल उस वक्त बढ़ गया जब जंग में नए आधुनिक और घातक हथियारों की एंट्री हुई है। युद्ध में वापसी करने के लिए ज़ेलेंस्की सेना ने क्लस्टर बम से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही कई और नए हथियारों से वार पलटवार भी हो रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या जंग में यूक्रेन वापसी करने में कामयाब हो पाएगा? क्या यूक्रेन फोर्स पुतिन सेना के विजय रथ को रोक पाएगी?
अप्रैल में जो जंग हो रही है वो नए और आधुनिक हथियारों से लड़ी जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों नए नए हथियारों से वार पलटवार कर रहे हैं। ये वही नए हथियार हैं जिनकी वजह से युद्ध भूमि में विनाश की नई ज्वाला दिखाई दे रही है। हार की कगार पर पहुंच चुकी यूक्रेनी सेना अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रही है। हथियार और सैनिकों की कमी के बावजूद यूक्रेन जंग में वापसी की कोशिश कर रहा है। युद्ध में यूक्रेन की वापसी तभी हो सकती है जब उसके हमले सफल हों। जब रूसी सेना को नुकसान पहुंचे, इसीलिए अब यूक्रेनी फोर्स नए और घातक हथियारों से हमले कर रही है। ताकि रूसी एयर डिफेंस इन हमलों को इंटरसेप्ट ना कर सके। यूक्रेन लंबे समय से ग्राउंड ड्रोन रातेल एस का परीक्षण कर रहा था। यह ड्रोन जैसे ही बनकर तैयार हुआ, यूक्रेनी फोर्स ने हमले करने शुरू कर दिए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रातेल ड्रोन से इस तरह से धमाका किया। यूक्रेनी फोर्स ने रातेल ड्रोन से इस पुल को उड़ा दिया। रातेल ग्राउंड ड्रोन है। यह 35 किलो का पेलोड लेकर जाता है और कुछ इस तरह विस्फोट कर तबाही मचा देता है। चंद रोज पहले तक रूस क्लस्टर बम से हमला कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने भी क्लस्टर बम से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अवदीपका के पास यूक्रेन ने क्लस्टर बम से विध्वंसक हमला कर रूस के कई टैंकों को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। धरती पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। धमाके की वजह से रूस के 6 टैंक खत्म हो गए। बाख्मुत के एंड्रिवका में भी यूक्रेन ने क्लस्टर बम से भीषण हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना के कई सैन्य वाहन और टैंक तबाह हो गए। हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। बाख्मुत में यूक्रेन ने क्लस्टर बम से इस तरह कारपेट बॉम्बिंग की। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त फ्रांस के हैमर बम से भी बमबारी कर रही है। डोनेट्स्क के तोनेनकी में यूक्रेन ने इसी फ्रेंच बम से कई हमले किए। ये वीडियो ज़ेलेंस्की सेना के विस्फोट का है। यूक्रेन की फोर्स ड्रोन, जैवलिन और ब्रैडली से भी विध्वंसक हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना ने आधा दर्जन मोर्चों पर ड्रोन, जैवलिन और ब्रैडली से धावा बोला। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से हमला कर रूस के बुक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन की ड्रोन सेना ने रूस के रॉकेट लॉन्चर को तहस नहस कर दिया। निप्रो के पास यूक्रेनी सैनिकों ने जैवलिन से हमला किया। रूस के कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। बाख्मुत में भी यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर जैवलिन से धावा बोला। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के कई हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने लुहांस्क में हमला कर पुतिन के करीबी को खत्म कर दिया। यह 74 साल के वालेरी चाइका की तस्वीर है। चाइका अपनी पजेरो कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार पर हमला हुआ और इस तरह उनकी हत्या हो गई। युद्ध में यूक्रेन की वापसी हो सके, सैनिकों की कमी पूरी हो सके, इसके लिए ज़ेलेंस्की ने सैन्य भर्ती कानून में बदलाव कर दिया है।
अब 25 साल के युवा भी यूक्रेनी फोर्स में शामिल हो सकेंगे। पहले सेना में भर्ती होने के लिए उम्र 27 साल थी। ज़ेलेंस्की ने सेना में भर्ती होने के लिए उम्र में 2 साल घटा दिए हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना पूरी ताकत से लड़ रही है, लेकिन उसका काउंटर प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है। रूस के भीषण हमले की वजह से यूक्रेनी सेना की हर रणनीति ध्वस्त होती जा रही है। और यूक्रेनी सेना युद्ध में इसलिए नहीं टिक पा रही है क्योंकि रूस के विध्वंसक हमलों में उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 2024 में अब तक यानी 1 जनवरी से 31 मार्च तक युद्ध में यूक्रेन के 80,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। जी हां, यूक्रेन के 14,000 हथियार तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना यूक्रेन के 4,000 से ज्यादा सैन्य वाहन बर्बाद कर चुके हैं। यूक्रेन के 1,200 टैंक भी जल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने यूक्रेन के 22 एनर्जी ठिकानों पर भी विध्वंसक हमले किए हैं। यूक्रेन में विनाश का यह आंकड़ा रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर जो हमले किए हैं वो ज्यादातर ड्रोन से किए हैं। इसलिए रूस ने अब यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्रियों और ड्रोन गोदामों को तबाह करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को नुकसान तो हुआ है, लेकिन इससे उसका विजय अभियान रुकने के बजाय और भी तेज हो गया है। रूसी सेना खेरसोन पर करीब करीब कब्जा कर चुकी है। अब उसने निप्रो विजय का अभियान शुरू कर दिया है। निप्रो में रूसी सेना ने फिर से उसी हाइड्रो पावर प्लांट पर हमला किया जिस पर 22 मार्च को किया था। निप्रो में रूसी एयरफोर्स ने मिसाइलों से विध्वंसक हमला किया। हमले में कई लोग मारे गए, 13 लोग घायल हैं। निप्रो में रूसी सेना ने कई जगहों पर भीषण बमबारी की। रूस के मुताबिक हमले में 2 दर्जन इमारतें बर्बाद हो गई। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर को मिसाइल हमला कर तबाह कर दिया। रूस ने निप्रो में भी यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। अवदीवका में रूस ने T-72 टैंक से हमला कर यूक्रेनी सेना के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। डोनेस्क में रूस ने सुखोई 25 एयरक्राफ्ट से विध्वंसक हमला किया। रूसी सेना इसी तरह से विध्वंसक हमला करते हुए दक्षिण यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की सेना रूस को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। यूक्रेन के नए हथियार भी युद्ध में उसकी हालत को नहीं बदल पा रहे हैं। रूस के विध्वंसक हमले इसी तरह अगर कुछ दिन और जारी रहे तो यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बीते 1 सप्ताह में रूस में छटनी अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत प्रेसिडेंट पुतिन चुन चुनकर टॉप कमांडर्स और उनके पदों से हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं और इसी के साथ साथ नए अफसरों की नियुक्ति भी कर रहे हैं। जानते हैं पुतिन की इस कवायद के पीछे का मकसद क्या है? काला सागर से क्रीमिया तक के इलाके को बचाना, इन्हें अभेद किले में तब्दील करना ताकि किसी भी हाल में यूक्रेन काला सागर में तैनात रूस के जंगी बेड़ों को तबाह न कर सके, क्रीमिया और कर्च ब्रिज पर ड्रोन मिसाइल से स्ट्राइक न कर सके। इतना ही नहीं, पुतिन ने ब्लैक सी को छावनी में तब्दील कर दिया है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। जमीनी जंग हो या आसमान में वार पलटवार, पुतिन सेना के आगे यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क का टिकना नामुमकिन है।
वजह साफ है, पुतिन के विनाशक हथियार और रूसी डिफेंस में मौजूद लाखों सैनिकों की तादाद। मगर एक मोर्चा ऐसा भी है जहां यूक्रेन ने रूसी सेना के होश फाख्ता कर रखे हैं। एक फ्रंट ऐसा भी है जहां यूक्रेन लगातार रूस को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है। जानते हैं वो फ्रंट कौन सा है? ब्लैक सी। जिस काला सागर में पुतिन का दबदबा दशकों से कायम है, जिस काला सागर में रूसी नौसेना के जंगबाजों की धाक से दुश्मन थर्रा जाता है, उसी ब्लैक सी में यूक्रेन की प्रचंड प्रहार ने खलबली मचा रखी है। काला सागर में यूक्रेन की नौसेना कई रूसी युद्धपोतों की बलि ले चुकी है। कर्च ब्रिज से क्रीमिया तक के इलाके को बारूद से पाट चुकी है। यकीन मानिए, बीते 2 साल में रूस के करीब 23 समुद्री जंगबाज तबाह हो चुके हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप, फ्रिगेट और सबमरीन भी शामिल हैं। इसके अलावा रूसी ब्लैक सी फ्लीट के 30% हथियार ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं कर्च ब्रिज को यूक्रेन ड्रोन और मिसाइलों से कई बार दहला चुका है। क्रीमिया में मौजूद रूसी नौसेना के बेस को भी यूक्रेन तबाह कर चुका है। ब्लैक सी से क्रीमिया तक यूक्रेन के बारूदी जलजले से पुतिन का पारा भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। और जानते हैं, ब्लैक सी और क्रीमिया में हुए भारी नुकसान के बाद पुतिन ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए कई टॉप कमांडर्स की बलि ले ली, तो कईयों को अपने पद से बर्खास्त करते हुए नए अधिकारियों को ब्लैक सी और क्रीमिया की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। मसलन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव को रूस की नौसेना का कमांडर इन चीफ बनाया है। वहीं वाइस एडमिरल कॉन्स्टेंटिन कबानसोव को नॉर्दर्न फ्लीट के कमांडर पद पर नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, पुतिन ने वाइस एडमिरल सर्गेई पिंचुक को रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का कमांडर बनाया। मौजूदा वक्त में ब्लैक सी पुतिन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इस फ्रंट पर यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर जबरदस्त तबाही मचा रहा है। ब्लैक सी में तैनात रूस के जंगी बेड़ों, युद्धपोतों पर हमले कर रहा है। लिहाजा पुतिन ने न सिर्फ रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर को बदला, बल्कि इसके साथ साथ नए नौसेना प्रमुख को भी ब्लैक सी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। असल में पुतिन का मकसद सिर्फ ब्लैक सी में मौजूद अपने इलाके को बचाना नहीं, बल्कि इसे अभेद्य बनाना भी है, क्योंकि अगर लाल सागर पुतिन के हाथ से छूटा तो फिर नेटो इस समुद्री इलाके पर संपूर्ण रूप से कब्जा करने में वक्त नहीं लगाएगा। मुमकिन है नेटो की मदद से यूक्रेन क्रीमिया पर भी कंट्रोल कर सकता है। रूस क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को तबाह कर सकता है। लिहाजा पुतिन ने काला सागर से क्रीमिया तक के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ब्लैक सी फ्लीट को काराकट क्लास के 3 युद्धपोत दिए गए। काला सागर में रूसी नौसेना ने पोसाइडन ड्रोन को तैनात किया। इसके अलावा क्रीमिया में रूस ने टैंक बटालियन की तैनाती की। ट्रेन के जरिए क्रीमिया के येवपतोरिया इलाके में 31 टैंक भेजे। वहीं कर्च ब्रिज पर S-300 और पंचशीर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की। कामिकाजी ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइल के जरिए यूक्रेनी नौसेना क्रीमिया और ब्लैक सी में जबरदस्त हमले करती रही है। यूक्रेन ने सबसे ज्यादा रूस की ब्लैक सी फ्लीट के जंगबाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जनवरी 2024 से अब तक रूस की ब्लैक सी फ्लीट के करीब 3 युद्धपोत यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए हैं। लिहाजा अब पुतिन ने रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट को मजबूत और शक्तिशाली बनाने का प्रण लिया है और इसकी जिम्मेदारी रूस के रक्षा मंत्री शोइगु को दी है। जानते हैं काला सागर में ब्लैक सी फ्लीट को ताकतवर बनाना क्यों जरूरी है? तो आपको बता दें कि पहली वजह, काला सागर में यूक्रेनी नौसेना की तरफ से जारी हमले रोके जा सके। दूसरी वजह, कर्च ब्रिज और क्रीमिया को यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से बचाया जा सके। तीसरी वजह, यूक्रेन के ओडेसा रीजन और तटीय इलाकों पर कब्जा किया जा सके।
जब तक रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट विध्वंसक जंगबाजों और विनाशक हथियारों से लैस नहीं होगी, तब तक वो यूक्रेन के हर वार का पलटवार करने में नाकाम रहेगी। इसके अलावा रूस की तरफ से यूक्रेन के ओडेसा रीजन में भीषण बमबारी की जा रही है। ऐसे में ब्लैक सी फ्लीट को पहले से ज्यादा घातक बनाने के लिए पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि काला सागर से क्रीमिया तक पुतिन की धाक जमी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहले फिनलैंड, फिर स्वीडन और उसके बाद बाल्टिक देश। पुतिन ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जो इन देशों में तबाही का तूफान लेकर आएगा। इस काम के लिए पुतिन ने एक ऐसे कमांडर की सेना में वापसी कराई जो न सिर्फ नाटो की रणनीति को अच्छी तरह से जानता है, बल्कि अपने युद्ध कौशल से नाटो देशों को धूल चटाने का दमखम भी रखता है। कौन है वो कमांडर, जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ यूक्रेन की तबाही का रोड मैप, दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन की बर्बादी का ब्लूप्रिंट पुतिन ने बना लिया है। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। और इसके लिए पुतिन ने अपने फेवरेट कमांडर की वापसी कराई है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर लापिन, जिसे लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कमान सौंपी गई है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो सदस्य बन जाने के बाद रूस ने उसके पास लगने वाले लेनिनग्राद को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बनाया है। लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट सेंट पीटर्सबर्ग का हिस्सा था, जिसे अब अलग से मिलिट्री जोन बना दिया गया है, जो बाल्टिक देश और फिनलैंड के बॉर्डर पर पड़ता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस बाल्टिक देशों और फिनलैंड पर हमले की तैयारी कर चुका है? क्योंकि लापिन को वापस लाने के पीछे कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। लापिन को लंबे वक्त तक यूक्रेन युद्ध का अनुभव है, साथ ही रूसी विद्रोहियों को काबू में करने का स्पेशल ऑपरेशन भी कर चुके हैं। लापिन के पास उस वक्त लुहांस्क की कमान थी। नेटो की रणनीति की भी अच्छी समझ है। रूसी सैनिकों में लापिन को लेकर काफी भरोसा भी है। और सबसे खास बात यह कि पुतिन के काफी करीबी हैं, जबकि इससे पहले रमजान कादिरोव के कहने पर उन्हें लुहांस्क से बर्खास्त किया गया था। रमजान ने लापिन को एक नाकाम कमांडर कहा था। अब लापिन की वापसी कराकर पुतिन बॉर्डर वाले इलाकों की सुरक्षा अभेद्य करना चाहते हैं। साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में विद्रोहियों को काबू में करना चाहते हैं।
जबकि पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि रूस नेटो से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। लापिन के फिनलैंड बॉर्डर पर तैनाती उसी प्लान का एक हिस्सा है। लापिन के पास फिनलैंड और बाल्टिक देशों से लगने वाले करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा सरहदी इलाके की जिम्मेदारी होगी। इसलिए पुतिन कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। यही वजह रही कि रमजान कादिरोव से ज्यादा भरोसा लापिन पर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बात करते ताइवान की। ताइवान में कल 7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप के बाद तबाही का मंजर बेहद ही खौफनाक था। बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, सैकड़ों मकान ढह गए, सड़क पुल टनल तबाह हो गए। आखिर कैसे इतने विनाशकारी भूकंप का सामना ताइवान ने किया, देखिए इस रिपोर्ट में। 7.5 तीव्रता से आए भूचाल ने पूरे ताइवान को थर्रा दिया। चंद सेकंड के भीतर बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। विशालकाय ब्रिज भूकंप के झटकों से हिलने लगे। कई मकान देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गए। यकीन मानिए, 25 साल बाद ताइवान में आए प्रचंड भूचाल ने हर किसी को दहशत में डाल दिया, क्योंकि जिस वक्त ताइवान की धरती हिली उस दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो कार में लगे डैश कैम का है। एक कार पुल से गुजर रही थी, उसके आसपास बस और कई गाड़ियां चल रही थी। तभी भूकंप के झटकों से ब्रिज हिलने लगा और इसी के साथ ब्रिज पर दौड़ रही गाड़ियां भी हिलने लगी और चंद सेकंड बाद ब्रिज पर खड़ी हो गई। ठीक इसी तरह यात्रियों से भरी बस का वीडियो सामने आया, जिसमें कई यात्री सफर कर रहे थे। उसी दौरान जबरदस्त भूकंप आया, लिहाजा यात्रियों से भरी बस जोरदार तरीके से हिलने लगी। यात्री भी इधर उधर गिरने लगे। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान की मिसाइल साइट पर सैटेलाइट के जरिए हलचल देखी गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान हमले की प्लानिंग कर चुका है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान बेचैन है। हमला इजरायल ने किया था, इसलिए बदला लेने के लिए ईरान इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसा अटैक कर सकता है। इजरायल, अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे NATO देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं, क्योंकि ईरान ने अपने समर्थित संगठनों को भी इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का फरमान जारी कर दिया। यानी अरब सुलगने वाला है, जिसकी आग में पूरा यूरोप भी जल सकता है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ऐसा बदला लेगा कि पश्चिमी देश कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए ईरान ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के हमले का ब्लूप्रिंट क्या है, ये समझिए। सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के बाद ईरान 48 घंटे में इसका बदला लेगा। ईरान ने मिसाइल साइट को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। ईरानी प्रॉक्सी को लगातार हमला करने के लिए कह दिया है। एयरफोर्स बॉम्बर को वॉर रेडी मोड में रहने को कह दिया है। साथ ही ड्रोन बटालियन को तुरंत एक्शन लेने के लिए फरमान जारी हो गया है।
यानी ईरान अब ऐसा बदला लेने के लिए बेचैन है जिससे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कोहराम मच जाए। ईरान के निशाने पर कौन है वो सुनिए। इजराइल पहला टारगेट, दूसरा टारगेट अमेरिका, तीसरा टारगेट ब्रिटेन और इनके अलावा वो तमाम देश जो इजराइल के मददगार हैं। लाल सागर में हूती पर शिकंजा कसना चाहते हैं। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले करके इजराइल ने ईरान को बड़ा हमला करने का मौका दे दिया है। अब ईरान खुलकर युद्ध में उतर सकता है। एक तरफ से ईरान हमले करेगा, दूसरी तरफ से ईरानी प्रॉक्सी हमास, हूती और हिजबुल्लाह इजराइल को घेर कर तबाही मचाने को तैयार है। और ऐसा होने में सिर्फ 48 घंटे का वक्त बाकी है जब अरब में शुरू हो जाएगा बारूदी महासंग्राम। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अलर्ट जारी किया है। ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो अपनी जमीन से इजराइल पर 48 घंटे बाद 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकता है। इसके अलावा इजरायली सैन्य ठिकाने भी उसके निशाने पर हैं। हालांकि ईरान का हमला कैसा और कहां होगा, इसको लेकर पेंटागन ने सिर्फ इजराइल का नाम लिया है। लेकिन ईरान के निशाने पर सीरिया, इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जहां वो पहले भी हमले कर चुके हैं। दरअसल इजराइल IRGC के 7 कमांडर की मौत का बदला लेना चाहता है जो इजरायली मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। पेंटागन का अंदेशा है कि ईरान भी मिसाइल अटैक से हमला कर सकता है। इसके अलावा वो 7 अक्टूबर की तरह हमास जैसे हमले का भी प्लान बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल में भारी तबाही मचेगी, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुटों को अभी तक विध्वंसक हथियारों की बड़ी खेप मिल चुकी है। यही वजह है कि हूती अब लाल सागर के अलावा इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर रहा है। ईरान के खतरे को देखते हुए यूरोप में नाटो देशों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के समर्थक देशों और इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। सिर्फ ईरान ही नहीं, रूस भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। वैसे भी रूस हिजबुल्लाह और हूती को हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा चुका है। रूस के अलावा चीन और नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ आ सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इन चारों देशों का दुश्मन अमेरिका है, जिसके दबदबे के खात्मे के लिए ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का विध्वंसक गठबंधन बन चुका है। जाहिर है मिडिल ईस्ट युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, जहां से भड़की युद्ध की चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। IRGC के टेलीग्राम चैनल में दावा किया गया है कि ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल साइट पर एक्टिविटी बढ़ गई है। इजराइल पर हमले का 0 आवर नजदीक आ चुका है। ईरान से इजराइल की मिसाइल रेंज करीब 1700 किलोमीटर है और ईरान के पास 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज की मिसाइलें हैं। यानी ईरान मिसाइल साइट से हमले करके अपना बदला ले सकता है और बाकी का काम हूती, हमास और हिजबुल्लाह कर देंगे।